मैंने अपनी ट्रॉमा वाली वीडियो में कहा था कि अगर आप चाहें तो मुझे ईमेल कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के साथ। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है मैं उस पर बात कर सकती हूँ, और हो सकता है कि आपके प्रॉब्लम की तरह किसी और का भी प्रॉब्लम हो, तो इस तरह से उसको भी कोई रहनुमाई मिल जाए। मुझे एक ईमेल मौसूल हुई जो कि बहुत ही वजाहत के साथ लिखी, बहुत बेहतरीन अंदाज में लिखी कि मुझे समझ में आ गया कि उन जनाब के साथ दरअसल में हो क्या रहा है। उस ईमेल पर मैं इस वीडियो में बात करूंगी। पहले मैं उनकी ईमेल को सरसरी तौर पर पढ़कर बताऊंगी आपको, फिर उसके बाद जो मशवरा या फिर जो रहनुमाई मैं उनकी कर सकती हूँ उस पर बात करूंगी। सबसे पहले जो सिम्टम इन्होंने मुझे बताया है वो है डिप्रेस मूड। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि ट्रॉमा आपकी नफ्सियाती उलझनों को जन्म देता है, जैसे कि डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, या कोई भी आपको अपने डायग्नोस किया हुआ है किसी भी नफ्सियाती उलझन के साथ, तो दरअसल समटाइम्स उसके पीछे ना ट्रॉमा होता है। इसके अलावा नींद और खाना पीना, जाहिर सी बात है जो बच्चे ट्रॉमा में होते हैं उनको नींद के बड़े मसाइल होते हैं, इंसोम्निया का बड़ा प्रॉब्लम होता है उन्हें। उन्हें या तो नींद नहीं आती या फिर बहुत ज़्यादा नींद आती है। ट्रॉमा या तो आपको फूड एडिक्शन में ले जाता है या फिर आप खाना नहीं खाते ज़्यादा, आपकी एपिटाइट पर भी अपना असर छोड़कर जाता है। अपने डेली टास्क भूल जाते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं, मेमोरी को लेकर बड़ा मसला है इन्हें। अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम्स हैं इन्हें। मैंने आपसे कहा था ना कि आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होता है लेकिन उसकी वजह पता नहीं होती। ऐसे ही आपके सर में दर्द होता है समटाइम्स, जो मिग्रेन या सर की किसी खास हिस्से में दर्द होना, लेकिन जिसकी वजह आपको पता नहीं होती कि ये क्यों हो रहा है। कभी कभार ना उसके पीछे या अमूमन उसके पीछे ट्रॉमा होता है। जब डॉक्टर उसकी कोई वजह ना निकाल सके, उन्हें पता नहीं हो कि आपको मिग्रेन क्यों है। और कभी कभार जो आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि इन जनाब को है, इन्होंने ईमेल में लिखा है क्यों, क्योंकि जो आपका एंजाइटी वाला हार्मोन है, जो स्ट्रेस का हार्मोन है, एंजाइटी जब आपको होती है किसी भी बात को, किसी भी इवेंट को लेकर, तो जो स्ट्रेस हार्मोन है वो आपके स्टमक में ना बहुत खलबली मचाता है। एक अजीब सी क्रैम्पिंग होती है, एक अजीब सा दर्द होता है आपके स्टमक में जब आप एंजाइटी में होते हैं। तो दरअसल वो स्ट्रेस हार्मोन ही होता है, और यही वजह है कि जब वो बहुत ज्यादा रिलीज होता है ना वो हार्मोन स्ट्रेस का, उससे आपका जो डाइजेशन है ना उसमें काफी प्रॉब्लम होती है, और आपको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। ट्रॉमा जब शदीद हो, बहुत सिवियर हो, तो सुसाइड की थॉट्स आती हैं, अपने आप को तकलीफ या नुकसान पहुंचाने की थॉट्स आती हैं, और यही इन जनाब को भी आती हैं, उनको सुसाइडल थॉट्स का सामना है। कभी कभार हम सेल्फ हार्म करते हैं, अपने आप को कट लगाना, ठीक है, अपने आप को तकलीफ देना, या अपनी स्किन को काटना या खींचना, बाल खींचना, ये वाले बिहेवियर भी ट्रॉमा वाले बच्चों में देखे जाते हैं। एंजाइटी और रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है। वो बच्चे जो ट्रॉमा से गुजरे होते हैं वो एक जगह बैठ नहीं सकते, ना उनके दिमाग रुकते हैं, उनकी मतलब कि सोचें नहीं रुकती, और ना ही वो खुद स्टिल बैठ सकते हैं। सारा दिन कोई ना कोई सोच उनके दिमाग में आती है जो कि उनके कंट्रोल में ही नहीं होती। इन जनाब ने लिखा कि इनको सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स का सामना सुबह होता है। जी हाँ, जब ट्रॉमा वाले बच्चे अक्सर सुबह उठते हैं तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन वो फिर भी फियरफुल होते हैं, खौफ में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या हो जाएगा, क्यों इतना खौफ है। तो ये दरअसल आपके इख्तियार से बाहर हो जाता है। आपकी ये जो इतनी सारी इंट्रूसिव नेगेटिव थॉट्स होती हैं ना, ये आपके कंट्रोल में नहीं रहती। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे सिम्टम्स लिखे हैं, जिसमें प्रोक्रेस्टिनेशन है, इतनी अच्छी डिग्री होने के बावजूद भी इतना अच्छा कैरियर ना होना, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सैबोटाज करना, एक महदूद तनख्वाह पर गुजारा करना, जबकि आप में टैलेंट है, आप आगे जा सकते हैं, लेकिन ये वो नहीं कर पा रहे। और भी बहुत कुछ है, क्योंकि इनका कहना है कि इनको बचपन में बुलिंग का सामना रहा। बुलिंग यानी कि जो इनके कजन्स थे, जो इनके रिलेटिव थे, वो इन्हें तंग करते थे, इन पर तंज करते थे, इन्हें परेशान करते थे, और कोई ऐसा बड़ा उस वक्त मौजूद नहीं था जो आता और इनको बचाता, या उन बच्चों को समझाता या गौर करता कि आखिर ये बच्चा किसी तकलीफ से तो नहीं गुजर रहा, कहीं कुछ बड़े या इसकी हम उम्र ही इसको परेशान तो नहीं कर रहे। हम बड़ों का यही तो काम होता है ना कि बच्चों के मामलात में हम तभी दखल अंदाजी करते हैं जब कोई बच्चा अपना अपना बचाव नहीं कर पा रहा होता, और बाकी बच्चे मिलकर ग्रुपिंग करके उसको बुली कर रहे होते हैं। तो इनको भी बुली किया गया, जिसने इन पर बहुत बुरा असर छोड़ा। दूसरा रीजन, इनके पेरेंट, एक जो पेरेंट हैं, इनके वालिद हैं, बकौल इनके कि इन्हें ऐसा लगता है कि वो नार्सिसिस्टिक है। बचपन में बुलिंग और एक वालिद का या वालदा का नार्सिसिस्ट होना एक परफेक्ट रेसिपी है ट्रॉमा देने के लिए किसी भी इंसान को, किसी बच्चे को। इनका जो केस है वो काफी सिवियर है।
और ये काफ़ी अरसे से इस पर पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तौर पर इन्होंने ये ईमेल लिखी है, जिससे इनकी रिसर्च का अंदाज़ा होता है। इनको गुस्से का बहुत सामना है, इनको और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। मैंने इनको ईमेल में के जवाब में भी यही कहा था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्टार्ट कहाँ से लूँ। मैं आपकी इस ईमेल में स्टार्ट कहाँ से लूँ, क्योंकि आपका ट्रॉमा हर जगह फैला हुआ है। वो कहते हैं ना, रायता फैला हुआ है, तो ट्रॉमा फैला हुआ है इनका, और यही वजह है कि इनको उसको समेटने की ज़रूरत है। बात करेंगे अब कि इनको क्या करना चाहिए, इनको अपने इस ट्रॉमा को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। चूंकि CPTSD एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स यानी कि पेचीदा अमल है, तो इसको हल करना भी पेचीदा होता है। इन जनाब ने मुझे कहा कि ये CBT और कुछ टैबलेट्स का नाम लिया कि ये उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, थेरेपिस्ट, मेडिसिन या CBT बेशक बहुत कारआमद होती है ट्रॉमा में। हमें ट्रॉमा को हील करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, पूरे एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि ट्रॉमा एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जी हाँ, ये इंजरी है, आपके ब्रेन को एक ज़ख़म लगा है, इंजरी टू योर ब्रेन जिसे कहा जाता है ना। और यही वजह है कि ये सिर्फ एक नफ्सियाती मसला नहीं है, इसको सिर्फ आप नफ्सियात तक महदूद नहीं कर सकते। ट्रॉमा के लिए अपनी एक वोकैबुलरी इस्तेमाल होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है डिसरेगुलेशन। डिसरेगुलेशन क्या है? डिसरेगुलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस लफ्ज़ को नहीं समझेंगे तो आप अपने ट्रॉमा को हील नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रॉमा का मतलब यही है कि आप डिसरेगुलेट हो गए इमोशनली। सबसे पहले तो ये बात जान लें, डिसरेगुलेशन पर बात करने से पहले भी ये बात जान लें कि ट्रॉमा आपको अगर किसी की वजह से हुआ है, चाहे वो आपके वालिदैन ही क्यों ना हो, लेकिन इसको हील आपने खुद करना है। ये कोई आपको आकर हील करके नहीं देगा। और अगर आपके वालिदैन आ भी जाते हैं, आपके कदमों में गिर जाते हैं और माफ़ियों पे माफ़िया मांग लेते हैं, तो भी उससे आपका ट्रॉमा हील नहीं होगा। इसलिए अपने वालिदैन को कोसना बंद कर दें, उनसे माफ़ी की उम्मीद या फिर आपको समझने की उम्मीद छोड़ दें। अगर वो आपको समझ भी लेते हैं ना, पूरी साइकोलॉजी पढ़कर आपका ट्रॉमा समझ भी लेते हैं और आपसे माफ़ी भी मांग लेते हैं, तो उससे आपके सिम्टम्स ख़त्म नहीं होंगे, उससे आपका ट्रॉमा हील नहीं होगा। अपनी हीलिंग की जिम्मेदारी खुद लें और लोगों को ब्लेम करना छोड़ दें। सबसे पहला स्टेप तो यही है, क्योंकि हीलिंग का मतलब ये है कि आप इस दुनिया में एक नॉर्मल इंसान की हैसियत से फंक्शन कर सकेंगे, सरवाइव कर सकेंगे, क्योंकि अभी आप अपने आप को नॉर्मल नहीं समझते और ना ही आपका लोगों से इंटरेक्ट करने का जो तरीका है वो नॉर्मल है। आप इतने एंग्री हो जाते हैं, अपने बारे में इतने डाउटफुल हैं, आपके इतने ट्रिगर्स हैं, आप अपना ख्याल नहीं रखते, अपनी सेहत का, अपनी बॉडी का, अपने ब्रेन का। सबसे पहले याद रखें कि जब भी आप डिसरेगुलेटेड हों, यानी कि आपको किसी पे गुस्सा आए, आप सुबह उठे हैं और आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स की भरमार है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन टेक्निक, और ये टेक्निक जो है वो एना रंकल एक थेरेपिस्ट हैं, ये उनकी टेक्निक है। और इस टेक्निक को मामूली और मजाक मत समझिएगा, खासकर वो लोग जिनके पास कोई कम्युनिटी नहीं है, जिनके पास कोई बात करने वाला नहीं है, तो आपके लिए राइटिंग थेरेपी सबसे बेहतर है। आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि किस तरह से आपने राइटिंग करनी है। ये राइटिंग की खास टेक्निक है, जिसमें आपने, जब आप सुबह उठे, आप डिसरेगुलेटेड फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सब तबाह हो रहा है, नेगेटिविटी की इंतहा है, तो आपने करना ये कि आपने कॉपी और पेन उठाना है और जो नेगेटिव थॉट्स आपके जहन में आ रही है ना, वो सब आपने लिख देनी है। इसके अलावा आपने अपने फेयर्स और रिजेंटमेंट्स भी लिखना है। आपके फेयर्स क्या हैं? जाहिर सी बात है कि मैं कभी इसको हील कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, या मुझे फला इवेंट में जाना है, उस बंदे का सामना करना है, मैं कैसे करूंगा। तो यही आपके फेयर्स है ना। जब आप सुबह उठते हैं, आपने ऑफिस जाना है, तो आपने वहां बहुत से काम करना है, उन काम को लेकर आपके फेयर्स हैं, वो सब आपने लिख देना है। रिजेंटमेंट्स, आपको ये रिजेंटमेंट है कि उस फला बंदे ने मुझसे इस तरह से बात क्यों की, मेरे वालिदैन ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, वो लोग जिन्होंने मुझे बुली किया उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, शायद उनकी वजह से मैं आज बहुत सफ़र कर रहा हूँ, उनकी वजह से आज मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो ये जो रिजेंटमेंट है ना, इसको लिख दीजिए आप, क्योंकि वो जो थॉट्स हैं जो आपके दिमाग में घूम रही हैं नॉन स्टॉप, अब वो जब पेपर पर आ जाएंगी ना, तो आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा किसी हद तक, उसके पास एक स्पेस बनेगी, एक जगह बनेगी कुछ सोचने के लिए, कुछ प्रोडक्टिव सोचने के लिए। जब भी आप अपने पड़ोसी से बात करने वाले हैं, सर के सामने जाना है, सुबह उठकर आपको लग रहा है कि आपको थॉट्स आ रही है बहुत ज़्यादा नेगेटिव, लिखना शुरू कर दें। जो कुछ भी दिमाग में है वो सब पर्चे पर आ जाना चाहिए। आपने डिसरेगुलेटेड हालत में, यानी कि वो हालत जिसमें आपको शदीद गुस्सा आ रहा है, आप
आपके इमोशंस कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, और आप जो ट्रॉमा वाले बच्चे हैं ना, वो बाकायदा उनकी बॉडी शेक कर रही होती है गुस्से में, एंजाइटी में, ठीक है? तो आपने उनको काम डाउन करना है लिख कर। उसके बाद गहरे गहरे सांस लेना, आपने ब्रीदिंग का बहुत सहारा लेना है। ये ब्रीदिंग को मामूली मत समझिएगा आप, ठीक है? तो ब्रीदिंग, लिखना, ये सब करके अपने आप को रेगुलेट करके लोगों से बात करनी है आपने, क्योंकि आप हर्ट हैं, और जो इंसान हर्ट होता है, दुखी होता है, वो दूसरों को दुख बांटता है। आपको ट्रॉमा लगा, आपको बुली किया लोगों ने, और अब आप ना चाहते हुए लाशौरी तौर पर लोगों को बुली कर रहे हैं, आप उनके साथ गुस्सा कर रहे हैं, आप ट्रिगर हो रहे हैं, आप एंग्शियस हो रहे हैं। यहां पर मैं आपको पीट वॉकर की बुक रेकमेंड करूंगी, जिसका नाम है CPTSD फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग। देखिए, अपने आप को एजुकेट भी करें। ये जो इस किस्म के राइटर्स होते हैं, पीट वॉकर खुद एक थेरेपिस्ट हैं और वो खुद भी ट्रॉमा से गुजरे हैं, तो जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और हम उसे पढ़ते हैं, तो हमें भी वैलिडेशन मिलती है, हमें भी अपने आप को समझने का मौका मिलता है। उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स इस्तेमाल की हैं जो ट्रॉमा से रिलेटेड हैं, जिसमें अबैंडनमेंट, मिलांज, फ्लैशबैक्स, ठीक है, फ्रीज फॉल, फाइट फ्लाइट, ये सब आपको बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा। आप इस किताब को लाजमी पढ़िएगा। अगर कोई आपसे थोड़ा सा रूडली बात करे या कोई जरा सा कुछ आप पे तनकीद कर दे, आप बिल्कुल हाइपर हो जाते हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो कोशिश करें कि अपने लिए एक छोटा सा स्पेस बनाएं, जहां पर पहले आप अपनी सारी फीलिंग्स, अपनी सारी थॉट्स को पर्चे पर लिखें, गहरे गहरे सांस लें, एक गिलास पानी पिए, पॉज लें, और फिर उस बंदे से जाकर बात करें। शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, ये आपसे नहीं होगा इतने अच्छे से, लेकिन बहुत स्लोली आप अपने ट्रिगर्स को समझना शुरू कर देंगे और अपनी डिसरेगुलेशन को रेगुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ब्रेन काम कैसे करता है, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम है। जब कोई चीज आपको हर्ट करती है, आपका नर्वस सिस्टम एकदम से एक्टिवेट हो जाता है, फाइट फ्लाइट में चला जाता है, आप एंजाइटी में चले जाते हैं, क्योंकि ट्रॉमा आपकी बॉडी में है। आपकी बॉडी सिग्नल भेजती है कि खतरा है, खामखा खतरा है। ये प्रैक्टिस को आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है, क्योंकि ट्रॉमा के ये सिम्टम्स आपकी जान नहीं छोड़ेंगे इतनी आसानी से। अगर आप डॉक्टर बेजल वेंडरकॉक की बुक पढ़ेंगे, बॉडी कीप्स द स्कोर, ये बॉडी कीप्स द स्कोर नाम से ही जाहिर है ना कि आपने आपकी जो बॉडी है वो स्कोर रखती है। वो जो ट्रॉमा है वो खत्म हो चुका है, लेकिन आपकी बॉडी नहीं भूल रही, तभी तो वो सिग्नल भेज रही है, तभी तो आपको स्टमक प्रॉब्लम है, तभी तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है, आप फाइट फ्लाइट में जा रहे हैं। तो आपने एक्सरसाइज या योगा या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अपनी जिंदगी में ऐड करनी है, जिसके जरिए आपने अपनी बॉडी को मूवमेंट देनी है, और ये बहुत जरूरी है। और अगर आप ट्रॉमा का शिकार नहीं भी है ना, तो भी आपको अगर अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए बॉडी मूवमेंट बहुत जरूरी है। पहला जख्म आपको उन लोगों ने दिया जिन्होंने आपको बुली किया, या आपके नार्सिसिस्टिक वालिदैन ने आपको जख्म दिया, लेकिन अभी जो भी आप कर रहे हैं अपने साथ खुद कर रहे हैं, और इसके लिए सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हैं। दुनिया आपका गिरबान पकड़ेगी। दुनिया को समझ में नहीं आता कि ट्रॉमा क्या है और क्या नहीं है, ठीक है? आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है, जो मेंटल फॉग है, ये सब इसी की देन है। तो याद रखिए कि आपने दूसरों को चुप नहीं कराना, आपने अपने ट्रिगर्स को काम करना है, काम डाउन करना है। ऐसा कोई जादू आपकी जिंदगी में नहीं होगा कि आपने कुछ दवाइयां ली, कोई एक डॉक्टर के पास गए, उसने आपको जो है ना वो 4 बातें कर ली तो आप ठीक हो गए। ट्रॉमा को आपने ठीक करना है अपने एक्शन से। और चूंकि हमें पता नहीं होता कि हम क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, हमें ये पता नहीं था आज से पहले कि ये डिसरेगुलेशन है और इसको रेगुलेट किया जा सकता है और कैसे ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और यही वजह है कि बहुत से बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते, वो सारी जिंदगी टॉक थेरेपी में रहते हैं, टॉक करते रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि जो थेरेपिस्ट है तो 24 घंटा आपके साथ होता नहीं है। दूसरा, ट्रॉमा में सिर्फ टॉक नहीं है, टॉक ट्रॉमा का एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है। यूं ही मेडिकेशन भी आपको किसी हद तक बेहतर कर सकती है, ट्रीट कर सकती है, लेकिन बाकी के काम आपने खुद करने हैं। दुनिया को आपने फेस करना है, अपने एंगर को आपने कंट्रोल करना है। मेरे पास आपको देने के लिए ऐसा कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है कि जिससे आप बिल्कुल सेट हो जाएंगे 2 दिन में ही। ट्रॉमा को हील करना एक पूरी जर्नी है, एक पूरा सफर है। इस सफर में आप अपने मुतालिक वो सब डिस्कवर करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तभी ये एक जर्नी है, इसको जर्नी की तरह लें। ऐसा कोई वाकया आपके साथ नहीं होगा कि आप एकदम से रीसेट हो जाएंगे। कोई कंप्यूटर नहीं है, आपको मोबाइल फोन नहीं है, ये इमोशंस हैं और ये बहुत स्लोली रेगुलेट होते हैं। अपने आप को काम डाउन करना सीखें, और जब आप काम डाउन हो जाएं तभी डिसीजन लें और तभी लोगों से बात करें। आपका दिमाग इस वक्त आपको आपके बारे में जो बता रहा है, आपकी जो लो सेल्फ वर्थ है, लो सेल्फ एस्टीम है,
ये सब आपको पता है कि ये सच नहीं है, ये सब उस ट्रॉमा की वजह से एक मेंटल फॉग है जो क्रिएट हो गया, जिसे आप ठीक कर सकते हैं। जब आप स्लोली एक्शन लेंगे, जब आप अपने एंगर को कंट्रोल कर लेंगे, अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे, आप अपनी डिसरेगुलेशन को कंट्रोल करेंगे, आपके पास टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। आप हेल्दी खाने का इंतखाब कर रहे हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ का इंतखाब कर रहे हैं, आपने एक कम्युनिटी भी ज्वाइन कर ली है जो आपकी तरह ट्रॉमा से गुजरे बच्चे हैं। आप जाएं, उनसे बात करें, उनसे मिलें, ज्वाइन करें। ऐसे कोई वर्कशॉप्स हैं या ऐसे कोई लोग हैं जो आपकी तरह की तकलीफ से गुजरे हैं, उनसे अपने आप को कनेक्ट करें, ताकि आप सब एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकें और एक दूसरे को वैलिडेट कर सकें। आप चाहें तो थेरेपी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी थेरेपी को कंटिन्यू करें। जो ट्रॉमा में एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट, उनकी मदद लें, ताकि वो आपको 15-20 मिनट या 25 मिनट का सेशन करके आपके साथ आपकी फीलिंग्स पर बात की जाए, तो आपको समझ में आए कि हुआ क्या था आपके साथ। लेकिन अगर थेरेपिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर अफोर्ड कर भी सकते हैं, तो ये राइटिंग टेक्निक और अपनी बॉडी मूवमेंट, इन दोनों को नहीं भूलिएगा। और अपने आप को रेगुलेट करना, ये जो 2-3 टूल्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपको रेगुलेट करना सिखाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी बॉडी में स्टिलनेस लेकर आना। जो ट्रॉमा से गुजरते हैं लोग, उनकी बॉडी में स्टिलनेस होती है, वो रेस्टलेस होता है, नहीं बैठ सकते, अपनी सोचों के साथ नहीं बैठ सकते, वर्कोहॉलिक होते हैं, शिद्दत से काम करते हैं या फिर शिद्दत से आराम करते हैं। ऐसे लोग दो एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं, या तो बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम। तो समटाइम्स जो बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं, वर्कोहॉलिक होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स से भागते हैं, अपने ट्रॉमा से भागते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अनकंफर्टेबल सोचों के साथ बैठना नहीं आता। और यही वजह है कि जब वो अपने आप को मसरूफ कर लेते हैं ना, तो उन्हें टाइम मिल जाता है अपने दुख, अपने दर्द से अपना ध्यान हटाने का। आई होप कि इस वीडियो से शायद उन्हें कोई हेल्प मिली होगी। लेकिन अगर आपको भी ट्रॉमा से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो ये जो लफ्ज डिसरेगुलेशन है ना, इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लें कि अभी वाकया गुजरने के बाद भी जो आपके साथ हो रहा है वो डिसरेगुलेशन है, और उसको रेगुलेट करना आपकी जिम्मेदारी है। चाहे वो आपको जिसने भी दिया ट्रॉमा, वो गया, खत्म, अभी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया इस बात को कभी नहीं समझेगी। ब्लेम करना छोड़ दें, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, उन्हें जाने दें, उनको उनके हाल पर छोड़ दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।